पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। बीजेपी की ओर से पीएम मोदी तो टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी मोर्चा संभाले हुए हैं। दोनों नेता एक दूसरे को मुद्दे पर घेर रहे हैं। पीएम मोदी बंगाल को ममता से मुक्ति तो ममता बनर्जी बंगाल में बीजेपी को रोकने के मुद्दे पर वोट मांग रही हैं। और सबसे पहले बात पीएम मोदी की, जिन्होंने आज पश्चिम बंगाल में 3 रैलियां की। हल्दिया, आसनसोल और बीरभूम की रैली में पीएम मोदी के निशाने पर ममता बनर्जी रही। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता से टीएमसी के घुसपैठ, भ्रष्टाचार और जंगलराज से मुक्ति के मुद्दे पर वोट की अपील की। टीएमसी की राजनीति भय पर आधारित है। उनकी राजनीति का एक ही केंद्र बिंदु है, भय। डर दिखाओ, भय पैदा करो। ममता बनर्जी भी पीछे नहीं, लगातार रोड शो और रैलियां कर रही हैं। बंगाली मानुष को बीजेपी का डर दिखा रही है। अल्पसंख्यक उत्पीड़न, वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ के साथ साथ बंगाल में अशांति के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही हैं। জানেন জয় বাংলা আমি কবে স্লোগানটা দিয়েছিলাম? যখন আপনাদের এখানকার একটা গুন্ডা জিতেছিল ব্যারাকপুর লোকসভা সিট থেকে 2021-এ, তারপর সারা এলাকা তছনছ করেছিল দাঙ্গা করে করে। जिस तरह से पीएम मोदी और ममता बनर्जी एक दूसरे के खिलाफ शब्द बाण चला रहे हैं, उससे तो साफ है कि बंगाल की लड़ाई खुलकर टीएमसी बनाम बीजेपी हो गई है। अब 4 मई को पता चलेगा कि जनता ने किसकी बात पर भरोसा किया। बंगाल विधानसभा चुनाव में बाबरी मस्जिद का भी मुद्दा छाया हुआ है। वो बाबरी मस्जिद जो हुमायूं कबीर बनाने जा रहे थे। हुमायूं कबीर को चुनौती देते हुए बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह ने देश में एक और बाबरी न बनने देने की बात कही है। बाबरी मस्जिद पर आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। वो बाबरी मस्जिद टूट के रहेगा। मैं तो शहीद होने के लिए तैयार है। एक तरफ हुमायूं कबीर हैं, जो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की जिद पर अड़े हैं, उनके लिए शहीद होने तक के लिए तैयार हैं। तो दूसरी तरफ बंगाल बीजेपी के फायर ब्रांड नेता राकेश सिंह हैं, जिन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि हुमायूं का बाबरी वाला ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। अयोध्या में हम लोग राम मंदिर बनाए हैं। हम एक सनातनी होके बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार आए या नहीं आए, वो बाबरी मस्जिद टूट के रहेगा। कितना हिम्मत है, मैं उनको जीवन दे देगी, उनको शहीद हो जाएगी। मैं ही तो शहीद होने के लिए तैयार है। वो मस्जिद में बनाऊंगी, काम चल रहा है। वो 2 साल के अंदर ये पूरा मस्जिद कंप्लीट करके ही छोड़। अब देखना होगा कि बाबरी पर ये सियासी फाइट किसके लिए नफा और किसके लिए नुकसान साबित होती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जब जब चुनाव का बिगुल बजता है, तब तब उत्तर प्रदेश की सियासत की धमक कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी तक सुनाई देती है। जी हां, 2026 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर उत्तर प्रदेश का बंगाल में इंतजार किया जा रहा है, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंतजार हो रहा है। वो धुरंधर है सीएम योगी, जिनकी फैन बंगाल की जनता भी है। बंगाल की जनता चाहती है कि यूपी की तरह बंगाल में कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों पर बुलडोजर कार्रवाई हो। बुलडोजर यहाँ भी चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में हमारी बहनों के ऊपर में अगर कोई अत्याचार होता है तो उस घर पे बुलडोजर चलता है, वही बुलडोजर यहाँ भी चाहिए कि अगर हमारी बहन बेटियों के ऊपर में आग उठा करके जो भी जिहादी देखेगा उसके घर में बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर बाबा की डिमांड हर सीट से है। हम बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं। बंगाल में आएंगे और बंगाल में प्रचार करेंगे, और योगी जी का कदम जहाँ जहाँ पड़ा है वहाँ भाजपा की सरकार बुला रहे हैं। कौन बुला रहा है योगी को? सब लोग बुला रहे हैं, सब लोग। योगी आइए। अब देखना यह है कि क्या 2021 की तरह इस बार भी योगी के भाषण ममता बनर्जी के अभेद्य किले में सेंध लगा पाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी बूथ पर हिंसा ना हो और कोई मतदाता वोट डालने से वंचित ना रहे, इसके लिए चुनाव आयोग ने खास तैयारी की है। संवेदनशील इलाकों में बख्तरबंद गाड़ियों से गश्त होगी। उपद्रवियों पर जमीन ही नहीं, आसमान से भी नजर रखने का प्लान है। क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनाव को हिंसा मुक्त कराने का चुनाव आयोग ने प्लान तैयार किया। अब इन गाड़ियों को ही देखिए। ये गाड़ियां युद्ध के मैदान में नहीं, पश्चिम बंगाल चुनाव में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए लगाई गई। जम्मू कश्मीर से पश्चिम बंगाल पहुंची इन गाड़ियों से संवेदनशील इलाकों में गश्त की जाएगी, ताकि लोग बिना डरे वोट डाल सके। इस बार विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्स के 2.4 लाख जवानों को लगाया गया।
सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी के साथ बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश पुलिस के जवान भी चुनावी ड्यूटी में लगाए जाएंगे। 2021 के चुनाव में यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स की 1071 कंपनियां तैनात की गई थी। इस बार दोगुनी से भी ज्यादा 2400 कंपनियां तैनात की जाएंगी। बांग्लादेश से सटी सीमा को सील किया गया। बीएसएफ के जवान दिन रात मार्च कर रहे हैं। चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा पहले ही कड़ी कर दी गई। पिछले चुनावों में जहां हिंसा हुई थी वहां विशेष चौकसी बरती जा रही है। पोलिंग बूथ को इस बार किले में तब्दील किया जाएगा ताकि हिंसा की कोई गुंजाइश न हो। असम विधानसभा चुनाव के लिए मतदान आज खत्म हो गया, लेकिन सियासत अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर लगे आरोपों के खिलाफ कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पर दर्ज एफआईआर के आधार पर उनकी तलाश चल रही है। लेकिन एक बार फिर पवन खेड़ा सोशल मीडिया पर आए और जमकर आरोप लगाए। इसी बीच तेलंगाना हाईकोर्ट में पवन खेड़ा की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही पवन खेड़ा की हैदराबाद में अपने घर में मौजूदगी है। इस दौरान पवन खेड़ा ने वीडियो जारी कर खुद को राहुल गांधी का सिपाही बताया। सवाल ही तो उठाए हैं कांग्रेस पार्टी ने। आप कांग्रेस पार्टी को चुप क्यों करवाना चाहते हैं? मुझे चुप क्यों करवाना चाहते हैं? सवाल पूछे हैं, जवाब दीजिए। वहीं इस दौरान बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। पवन खेड़ा को बुझना चाहिए कि राहुल गांधी ने उन्हें बलि का बकरा बना दिया। झूठे आरोप पेश करने के लिए चुनाव के एक हफ्ता पहले भ्रम फैलाने में ये राहुल गांधी ने इनसे करवाया होगा। वहीं सियासी जमीन पर एक बार फिर कांग्रेस अपने ही बनाए जाल में फंस चुकी है। पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट। अगली खबर बिहार से है, जहां अगले मुख्यमंत्री को लेकर तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है और इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। सम्राट चौधरी को लेकर अटकलें हालांकि तेज हैं। उन्हें मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन आज पटना में जो कुछ हुआ उसने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अब इन दो तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर सम्राट चौधरी के समर्थन में पोस्टर लगा है, जिसे थोड़ी देर बाद वहां तैनात सुरक्षाकर्मी ने हटा दिया। अब पोस्टर की लिखावट को पढ़िए। वाल्मीकि समाज संघ की तरफ से लगाए गए पोस्टर में लिखा है, बिहार में हो सम्राट की सरकार, मतलब सम्राट चौधरी को बिहार के अगले सीएम बनाने की मांग की गई है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही सुरक्षाकर्मियों ने इस पोस्टर को फाड़ दिया और वहां से हटा दिया गया। देखिए, यहाँ दूसरे पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन सम्राट के समर्थन वाला पोस्टर हटा दिया गया। बीजेपी की तरफ से सफाई भी दी गई कि पोस्टर पार्टी की तरफ से नहीं लगा था। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी दिल्ली में हैं। नीतीश कुमार के बाद अगला सीएम कौन होगा, इस पर तस्वीर साफ नहीं है। अगले कुछ दिनों में दिल्ली में मैराथन बैठकें होनी हैं। इस बीच बीजेपी नहीं चाहती है कि किसी पोस्टर या बयान का पखेड़ा बने। शायद यही कारण है कि पोस्टर को पार्टी दफ्तर के बाहर से तुरंत हटा लिया गया। बिहार के अररिया में ठेला लगाने के बवाल में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। पहले गाड़ी के ड्राइवर ने ठेले वाले का सिर काट दिया और उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद लोग बेकाबू हो गए, रास्ते में जो मिला उसे तोड़ने लगे। देखिए कैसे मर्डर के बाद लोग पुलिस वाले से भिड़ रहे हैं। रोकने के बाद भी वो मानने को तैयार नहीं है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को टांग कर ले जा रही है, लेकिन शहर में दिन दहाड़े हुई हत्या की इस वारदात से लोग गुस्से में हैं। सड़क को जाम कर दिया गया और गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हत्या के बाद हो रहे प्रदर्शन को कंट्रोल कर पाना पुलिस के लिए आसान नहीं रहा। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील करना पड़ गया। आसपास के जिलों से अतिरिक्त सुरक्षा बलों को मंगाना पड़ा। बताया जा रहा है कि गाड़ी साइड करने के मामूली विवाद में ठेला लगाने वाले एक शख्स का सिर धारदार हथियार से धड़ से अलग कर दिया। बस वो बोल रहा था गाड़ी साइड करने के लिए, और सत्तू वाले गाड़ी साइड कर, वो गाड़ी साइड नहीं किया, बस उसका हत्या कर दिया। इस घटना के खिलाफ लोग गुस्से में हैं। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। उधर पुलिस का कहना है कि उन लोगों की पहचान की जा रही है जिन लोगों ने पुलिस कस्टडी से आरोपी को खींचकर मार डाला। मुंबई में त्रिशूल यात्रा में कट्टरपंथियों ने जमकर बवाल मचाया और इसके बाद मुंबई में उपद्रवियों का इलाज बुलडोजर से हुआ। आज भी मुंबई में गदर करने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पार्ट 2 हुआ। 5 अप्रैल को मलाड में त्रिशूल यात्रा में लाउडस्पीकर की तेज आवाज को लेकर मुस्लिम समुदाय के एक युवक ने आपत्ति जताई। इसके बाद विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। 12 घंटे के अंदर ही देवाभाऊ सरकार ने हंगामा करने वाले आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया और आज बचा हुआ अवैध निर्माण तोड़कर हिसाब पूरा कर दिया। अजू नाम के शख्स के घर पर बीएमसी की टीम पहुंची और हिसाब बराबर करने का काम शुरू किया। बुलडोजर चलता रहा और अवैध निर्माण के साथ बदमाशों का हौसला भी टूटता चला गया। देखते ही देखते अवैध रूप से बनाए गए घर को जमींदोज कर दिया गया। जो आरोपी है उसके घर पर ये एक्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि त्रिशूल पूजा का दिन था, रविवार के दिन। उस दिन यहाँ पर जो भजन का कार्यक्रम चल रहा था, डीजे भी बज रहा था। उसी दौरान जो आरोपी का ये जो घर है, यहाँ से कुछ लोग आए, उन्होंने कार्यक्रम में जो है विंग डाला और
पूरे मामले में एक के बाद एक करके 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये एक्शन उन कट्टरपंथियों के लिए कड़ा संदेश है कि देवा भाऊ महाराष्ट्र में किसी भी तरह की उपद्रव बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में जहां जहां अवैध कब्जा हो रहा है वहां अलग ही अंदाज में बुलडोजर भी चल रहा है। गोंडा में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए मदरसे को आज बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया गया। ये 1.5 बीघा सरकारी जमीन पर जहां पर अवैध रूप से एक बड़ा मदरसा चल रहा था। अवैध कब्जा करने वालों को पहले भी कई बार नोटिस और चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने नियमों को दरकिनार कर सरकारी जमीन पर कब्जा बनाए रखा। फिर वही हुआ जो पिछले 9 सालों से हो रहा है, बुलडोजर एक्शन। अवैध कब्जे पर बुलडोजर ने ऐसा प्रहार किया कि उसके पूरे तरह से ध्वस्त हो जाने के बाद ही ब्रेक लिया। अवैध मदरसे की एक कमरे और दीवार को गिरा दिया गया। इसी जमीन पर 3 दुकानें बनाकर अवैध रूप से चलाई जा रही थी, जिन्हें आर्थिक लाभ कमाया जा रहा था। साथ ही एक मकान बनाकर भी लोग रह रहे थे। उस कब्जे को भी हटाया गया। एसडीएम की मौजूदगी में अवैध कब्जा खाली कराया गया। कार्रवाई के दौरान भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बड़ी संख्या में फोर्स तैनात रही। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ। यहां करीब 50 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण किया हुआ था। इसे मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर के प्रहार से ध्वस्त कर दिया। ये पीला पंजा वहीं गरज रहा है जहां चांद बाबू नाम के व्यक्ति ने अवैध निर्माण कर रखा था। देखिए कैसे योगी का बुलडोजर एक एक कर अवैध कब्जे को तोड़ रहा है। दीवार, नींव, ईंटों का ढेर, सब कुछ एक एक कर जोरदार प्रहार के साथ ढहाया जा रहा है और कुछ ही मिनटों में 50 बीघा जमीन पर बने अवैध निर्माण को मलबे में तब्दील कर दिया। बता दें कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण लगातार अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। अधिकारियों के मुताबिक इस जमीन पर पहले नोटिस भी दिया गया था, लेकिन जब कब्जा नहीं हटाया गया तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। बुलडोजर एक्शन के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। मामले पर एमडीए अधिकारी का कहना है कि कोई भी निर्माण बिना नक्शा पास कराए होगा तो सख्त कार्रवाई होगी, इसलिए नियमों का पालन करें वरना बुलडोजर तैयार है। अलीगढ़ में फायरिंग के मामले में जब पुलिस जांच के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल पहुंची तो वहां एक कमरे में रेड के दौरान पुलिस को अवैध हथियार बरामद हुए और इसके बाद यहां पर हड़कंप मच गया। पुलिस जांच कर रही है कि एमयू का हॉस्टल कहीं गैंगस्टर्स का अड्डा तो नहीं बन गया, क्योंकि पुलिस को हॉस्टल के कमरे में जो मिला उसने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया। हॉस्टल के कमरे में पुलिस को अवैध हथियारों की मैगजीन, 8 मोबाइल फोन, 100 रुपए के 6 नकली नोट, जाली दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और फर्जी मार्कशीट बरामद हुए हैं। पुलिस की ये रेड 2 दिन पहले एमएफ टावर इलाके में हुई फायरिंग की जांच के सिलसिले में की गई थी। आरोप है कि फायरिंग करने वाला युवक एएमयू का छात्र शहबाज उर्फ छोटू था। पुलिस ने जब उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी तो कमरे में ये सामान बरामद हुआ। उसके कमरे में जब पुलिस ने तलाशी की तो उसके कमरे से पुलिस को 32 बोर की 2 मैगजीन मिली है, पिस्टल की मैगजीन है। साथ ही साथ 315 बोर के खोखे कारतूस मिले हैं, 12 बोर के मिले हैं। कुछ नकली फेक करेंसी मिली है, फेक करेंसी में नोट्स हैं। साथ ही साथ कुछ फर्जी अभिलेख मिले हैं। पुलिस को शक है कि आरोपी छात्र जाली दस्तावेजों के जरिए यूनिवर्सिटी में रह रहा था या फर्जी तरीके से नामांकन कराया हुआ था। वहीं रेड का भनक लगते ही आरोपी शहबाज फरार हो गया। मिडिल ईस्ट में अगले 24 घंटे में ही सीज फायर टूट जाएगा और एक बार फिर बम और मिसाइलों की बौछार होगी। ये भविष्यवाणी हम नहीं कर रहे, क्योंकि इसके पीछे हम आपको वो सबूत देंगे जिसे देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि ये संकट अभी थमा नहीं है। पहले सबूत ट्रंप का ये सोशल मीडिया देखिए, जिसमें सीधे और साफ शब्दों में कह दिया गया है कि जब तक स्थानीय समझौता नहीं होता अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट में तैनात रहेंगे। ट्रंप ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि अगर डील नहीं हुई तो ऐसी गोलीबारी होगी जो पहले कभी नहीं देखी होगी। यानी मिडिल ईस्ट से अमेरिका सेना नहीं हटा रहा तो बात ईरान को खल रही है। दूसरा सबूत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है, जिसे सीज फायर के 40 घंटे बाद भी शर्तों के मुताबिक अभी तक हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुला है, जिसने ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है। तीसरा सबूत ईरान ने अमेरिका पर समझौता नहीं मानने का आरोप लगाया है। ईरान के संसद के स्पीकर गलीवाफ ने युद्ध और युद्ध विराम को एक जैसा ही बता दिया है। यानी शर्तों पर अभी भी अमेरिका और इजराइल की तरफ से अमल नहीं किया जा रहा, जिस वजह से आने वाले 24 घंटे बेहद ही संवेदनशील माने जा रहे हैं। पाकिस्तान पर एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। मिडिल ईस्ट में सीज फायर के बाद जिन शर्तों पर बातचीत शुरू होनी थी उसे अमेरिका मानने को तैयार नहीं। साथ ही इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता को आगे बढ़ा दिया गया है।
इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोगदम ने अपने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया है, जिसमें उन्होंने वार्ता में शामिल होने के लिए ईरानी डेलीगेट्स के इस्लामाबाद आने की बात कही थी। अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच बातचीत में मिडिल ईस्ट संघर्ष पर फैसला होना है। अगर ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद नहीं आता है तो सीजफायर टूटने और लड़ाई फिर से शुरू होने का अंदेशा है। वहीं शुक्रवार को होने वाली वार्ता को एक बार और आगे बढ़ा दिया गया है। इन सब के बीच लेबनान पर भी शहबाज का झूठ दुनिया के सामने आ गया। दरअसल शहबाज शरीफ ने अपने पोस्ट में सीजफायर में लेबनान का भी जिक्र किया था, लेकिन अमेरिका की तरफ से इस पर भी सफाई दी गई। यानी पाकिस्तान इस पूरी डील का एक पपेट बन गया है, जिसकी बात ना तुरंत झुठला दिया गया है। अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा ईरान क्यों सीजफायर के लिए राजी हो गया है? ट्रंप ने अंदर ही अंदर आखिर ऐसा क्या खेल किया? क्या ईरान का ऐसा कोई टॉप लीडर है जिसने इस काम में ट्रंप की मदद की? ये सवाल इसलिए क्योंकि सऊदी अरब के अल अरबिया ने जो दावा किया है वो चौंकाने वाला है। दरअसल अल अरबिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर वाले इस पूरे गेम प्लान में ईरान के ही एक बड़े नेता ने साथ दिया। वो कोई और नहीं, ईरान के संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागिर गलीबाफ है। अल अरबिया ने अपनी रिपोर्ट में टेक्नोक्रेट और सैन्य पृष्ठभूमि वाले मोहम्मद बागिर को ट्रंप का साझेदार तक बता डाला और दावा किया ईरान और अमेरिका में सीजफायर के पीछे मोहम्मद बागिर का हाथ है। बागिर ही वो शख्स है जिसने ईरान को अमेरिका से सीजफायर के लिए राजी किया। अल अरबिया ने इसके लिए मोहम्मद बागिर को सौदों का आदमी करार दिया। यानी अल अरबिया के मुताबिक ईरान का युद्ध से हटकर शांति के रास्ते पर आना एक तरह की सौदेबाजी है जिसमें मोहम्मद बागिर का दिमाग है। कुछ दिन पहले ही उन्हें ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया प्रमुख नियुक्त किया गया था और अब ईरान का शांति के लिए हाथ बढ़ाना अल अरबिया के दावों को मजबूत करता है। मिडिल ईस्ट में जहां एक तरफ सीजफायर पर पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली, तो वहीं इजराइल ने अब अपनी पूरी ताकत हिजबुल्लाह के लड़ाकों को खत्म करने में झोंक दी। लेबनान में इजराइल ने हमले पर उसे पूरे इलाके को धुआं-धुआं कर दिया। वहीं बेरूत में बैक टू बैक धमाके हुए। हमले के बाद इलाके में कई घर पूरी तरीके से तबाह हो गए। 24 घंटे में इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर उसे ध्वस्त कर दिया। लगातार हुई बमबारी की वजह से इलाके में दहशत फैल गई। हमले के बाद पूरे इलाके में मलबा ही मलबा दिखा। इजराइल ने ऐसे इलाकों को टारगेट किया है जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके ने अपना ठिकाना बना रखा था। हमले का खौफनाक तस्वीर सामने आई है जो बेहद ही विध्वंसक था। अब इन तस्वीरों को देखिए। साउथ लेबनान की जगह जगह धुएं का गुबार नजर आया। एक रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान के बेरूत में कल इजरायली हमलों में 254 लोग मारे गए, जिनमें से 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। इजराइल ने 160 बमों से 1 मिनट में भी कम समय में हिजबुल्लाह के 100 ठिकानों को निशाना बनाया और पूरा इलाका धुआं-धुआं कर दिया। इजराइल अब बेरूत को दूसरा गाजा बना देगा। ईरान से सीजफायर के बाद इजराइल ने अपनी पूरी ताकत अब हिजबुल्लाह के खात्मे में लगा दी। एक ही दिन में इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर तबाही मचा दी। इन हमलों में इजराइल ने हिजबुल्लाह के 3 टॉप लीडर्स को मारने का दावा भी किया है। नईम कासिम के निजी सचिव और हिजबुल्लाह महासचिव अली यूसुफ हर्शी और नईम कासिम का भतीजा। इजराइल का दावा है कि लेबनान में एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह ने इन 3 टॉप लीडर को ढेर कर दिया है। खास बात यह है कि हिजबुल्लाह के इन टॉप लीडर्स को एलिमिनेट करने के लिए इजराइल ने जो प्लान तैयार किया है उसने 2024 में हिजबुल्लाह पर हुए पेजर अटैक की याद दिला दी। इस बार इजराइल ने ऑनलाइन मीटिंग से लोकेशन ट्रेस कर हिजबुल्लाह अधिकारियों पर स्ट्राइक की है। अमेरिका इजराइल युद्ध में 2 हफ्ते के सीजफायर के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद आईडीएफ ने लेबनान में भयानक बमबारी की। 10 मिनट के अंदर के साथ ही 100 ठिकानों को धुआं-धुआं कर दिया। इजराइल का दावा है कि ये हमले हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे पर थे, जबकि लेबनान इसे युद्ध अपराध बता रहा है। इजराइल के तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों में ईरानी हमले के बाद तबाही का मंजर सामने आया है। हिजबुल्लाह हमले में कई गाड़ियां और इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। सड़कों पर मलबा बिखरा पड़ा है। कहीं मलबा है तो कहीं गाड़ियां टूटी पड़ी हैं। लोग सड़कों पर आ गए हैं। ये मंजर ईरान के हमलों के बाद का है। ये देखिए इजराइल हमले के बाद तेल अवीव का मंजर। गाड़ियां टूटी हुई हैं, कुछ के शीशे टूटे हुए हैं। बिल्डिंग के पीछे से धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है, जो बता रहा है कि इजराइल पर बम वर्षा थम नहीं रही। बिखरा मलबा, टूटी हुई खिड़कियां, उल्टी पड़ी हुई गाड़ियां और सड़कों पर बिखरी बजरी का ये मंजर रामत हशारोन का है, जहां ईरान के क्लस्टर सब म्यूनिशंस ने तबाही मचाकर रख दी है। ये देखिए कार पूरी तरह से पलट गई। चारों तरफ मलबा फैला हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे इलाके को रेड टेप से घेर दिया ताकि किसी और को खतरे से बचाया जा सके। हमले के बाद की तबाही महायुद्ध के बिगड़ते हालात को बताने के लिए काफी है। ईरान के बगदाद से एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें अमेरिकी बेस की ड्रोन से निगरानी करने का दावा किया गया है। इस वीडियो में 4 अलग-अलग जगहों को टारगेट करते हुए दिखाया गया है।
वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे ड्रोन एक एक करके बेस के 4 अलग अलग हिस्सों को स्कैन कर रहा है और फिर 4 अलग अलग लोकेशन पर टारगेट मार्क किए जाते हैं। देखिए ऊपर से ड्रोन कैमरे की नजर और नीचे अमेरिकी एयरबेस। इराक के सराया उलिया अल-दम ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि बगदाद के विक्टोरिया बेस पर ड्रोन से निगरानी की गई। ड्रोन से लाल निशान और सटीक फोकस बताता है कि इन जगहों को संभावित निशाना बनाया गया है। कहा जा सकता है कि ईरानी ड्रोन की ये नजर सिर्फ निगरानी नहीं बल्कि आने वाले हमले का संकेत भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने आईएसआई के इशारे पर काम करने वाले 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे भी हुए हैं और अब नया खुलासा ये हुआ है कि आतंकी अबू बकर ने इन पर पूरी तरह कंट्रोल कर रखा था। इनके सहारे उसने तबाही मचाने के मिशन को ऑपरेशन जन्नत नाम दिया था और इस मिशन में अबू बकर ने साकिब को मॉड्यूल तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी, जिसमें साकिब को स्लीपर सेल तैयार करने थे। उसे महाराष्ट्र भेजकर कई लोकेशनों की रेकी भी करवाई गई थी। इसके अलावा लखनऊ में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने का टास्क दिया गया था। एटीएस की जांच में ये भी सामने आया है कि इस मॉड्यूल के 2 हिस्से थे, एक ए टीम और दूसरी बी टीम। बी टीम का काम लोकेशन शेयर करना और ए टीम को ग्राउंड सपोर्ट देना था। अबू बकर बकायदा बी टीम बनाकर भी काम कर रहा था। शाकिब के अलावा उसकी बी टीम स्लीपर सेल की तरह काम कर रही थी और इस बी टीम की कमांडर महिला थी। लखनऊ में दहशत मचाने के बाद इन्हें महाराष्ट्र या हैदराबाद भागने को कहा गया था। हालांकि ये अपने मंसूबों में कामयाब होते उससे पहले ही यूपी एटीएस के शिकंजे में आ गए। अब योगी फोर्स फुल एक्शन मोड में जन्नत जाने वालों को जहन्नुम पहुंचाकर ही रहेगी। इन संदिग्ध आतंकियों के इरादे बेहद खौफनाक बताए जा रहे हैं। जांच में ये सामने आया है कि ये लोग पाकिस्तान से मिले वीडियो के जरिए बम बनाने की ट्रेनिंग ले रहे थे और कई राज्यों में हमले की साजिश भी रच रहे थे। यूपी एटीएस को इन संदिग्ध आतंकियों के मोबाइल की जांच में जो मिला उसने एटीएस को भी सकते में डाल दिया। इसके मोबाइल में बम ब्लास्ट के कई वीडियो बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि इन वीडियो को देखकर ये बम ब्लास्ट करने के तरीके सीख रहे थे। यूपी एटीएस को शाकिब के मोबाइल से कई ऐसे वीडियो मिले हैं जो बम ब्लास्ट से संबंधित थे। एटीएस के सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों ने ब्लास्ट के वीडियो देखकर उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक में आतंकी वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई थी। एटीएस को जांच में मेरठ, अलीगढ़ और गाजियाबाद के कई गाड़ियों के शोरूम के वीडियो भी मिले हैं। इतना ही नहीं, इन आतंकी प्लान में केमिकल एक्सपर्ट को भी शामिल करने की तैयारी थी जिससे हमले को और घातक बनाया जा सके। शाकिब को इस टीम के लिए कुछ नए लोग को भी जोड़ना था। एक केमिकल एक्सपर्ट का जोड़ने का जिम्मा भी शाकिब को मिला था। हालांकि योगी फोर्स ने समय रहते इस साजिश को नाकाम कर दिया। अगली खबर का रुख करेंगे। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में खतरनाक निर्माण स्थलों की अनदेखी एक बार फिर भारी पड़ी है। सेक्टर 150 में युवराज की मौत के 3 महीने बाद भी सिस्टम नहीं जागा है और अब सेक्टर 94 में एक और युवक की गहरे गड्ढे में गिरकर डूबने से मौत हो गई। यह हादसा नोएडा अथॉरिटी की जमीन पर प्रस्तावित हैबिटेट सेंटर प्रोजेक्ट के गड्ढे में हुआ, जहां सीवर और बारिश का पानी भरा हुआ था। युवराज हादसे के बाद नोएडा अथॉरिटी ने खतरनाक स्थानों को सुरक्षित करने का दावा किया था, लेकिन हर्षित की मौत ने इन दावों की पोल खोल दी है। इसको पूरी तरीके से घेराव करना चाहिए था क्योंकि पगडंडी वाला रास्ता है और इसी रास्ते से होते हुए हम भी यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर कुछ 3 दोस्त 4 दोस्त अगर यहाँ पर पहुंचे हैं पार्टी करने के लिए तो उसे रोका क्यों नहीं गया, क्योंकि ये जगह पार्टी करने के लिए नहीं है। देखा आपने, बांस बल्ली की अस्थायी बैरिकेडिंग एक बार फिर नाकाफी साबित हुई और ये गड्ढा युवक के लिए मौत का जाल बन गया। दरअसल हर्षित एग्जाम खत्म होने के बाद अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने पहुंचा था। इस दौरान गहरे गड्ढे में डूबने से उसकी मौत हो गई। तो वहीं परिवार का दावा है कि ये मौत नहीं, हत्या है। तो लग रहा है कि मेरे बच्चे का मर्डर किया, क्योंकि मेरा बच्चा रोज टाइम पे घर आता था, घर से जाता था। हर्षित की मौत के पीछे का सच क्या है वो जल्द पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आ जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि गड्ढे के पास अगर बैरिकेडिंग थी तो लोगों का वहां जाना पहुंचना कैसे संभव हुआ? तो क्या सुरक्षा इंतजाम सिर्फ दिखावे के लिए हैं और जमीनी स्तर पर कोई सख्ती नहीं है? अगली खबर दिल्ली से, जहां नोएडा जैसी दुर्घटना होते होते बची। यहां खुले गड्ढे में गिरने से एक बुजुर्ग घायल हो गए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार में दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में बुजुर्ग स्कूटी के साथ गिर गए।
जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने जेसीबी का इंतजाम किया और उसकी सहायता से बुजुर्ग और उसकी स्कूटी को बाहर निकाल दिया। इस घटना में बुजुर्ग को कोई गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन लोगों का गुस्सा साफ झलक रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सीवर की खुदाई कर रहे ठेकेदार और मजदूर पूरी तरह से लापरवाही बरत रहे हैं। न तो मौके पर कोई बैरिकेडिंग की गई और न ही यातायात को नियंत्रित करने के लिए कोई इंतजाम यहाँ पर है। इसी लापरवाही के चलते राहगीर सीधे गड्ढों में गिर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसे हालात बन चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार एजेंसियां अब आंख मूंद कर बैठी हैं। दिल्ली में हाल के दिनों में गड्ढों में गिरने से कई हादसे हो चुके हैं। अब इसमें लोगों की जान तक जा चुकी है। इसके बावजूद सुरक्षा मानकों की अनदेखी लगातार हो रही है। महाराष्ट्र के नासिक से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां टेक कंपनी में काम करने वाले 6 टीम लीडर्स पर वहां काम करने वाली जूनियर लड़कियों और महिलाओं ने यौन शोषण और धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। ये सभी आरोपी एक टेक कंपनी में बीपीओ सर्विस में टीम लीडर के तौर पर काम करते थे और अपने से जूनियर लड़कियों के साथ यौन शोषण किया करते थे, जिसके बाद इसकी शिकायत की गई। नासिक के इस कंपनी में ये सब लड़कियां काम करती थी। वहीं ये मामला सामने आने के बाद पुलिस ने पीड़िता के संपर्क पर एफआईआर दर्ज करवाई। 9 मामले दर्ज किए गए, इसमें से 6 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। वहीं आरोपियों पर पुलिस ने केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने 6 आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया ताकि पीड़ित महिलाएं शिकायत दर्ज करा सके। वहीं इस मामले में एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जान से मारने की धमकी मिली है। बदमाशों ने उनके आधिकारिक मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट मैसेज और वॉइसमेल के जरिए जान से मारने की धमकी दी है। धमकी में साफ साफ कहा गया है, जैसे अतीक अहमद मारा गया वैसे ही तुम्हारा हाल करेंगे। जिसके बाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की टीम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि बदमाश लगातार इस तरह की धमकी दे रहा है। सबसे पहले 1 अप्रैल को धमकी भरे मैसेज और 6 अप्रैल को वॉइस मैसेज भेजे गए, जिनमें अतीक अहमद जैसा हश्र करने की बात कही गई। लेकिन जब 6 अप्रैल को अतीक जैसा हश्र करने की धमकी मिली तो टीम ने पुलिस को इसकी सूचना दी। फिलहाल इस धमकी के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की सुरक्षा को लेकर एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अभी गौ रक्षा के लिए गौ माता राष्ट्रमाता अभियान चला रहे हैं। अब सवाल है कि उनके इस अभियान से क्या किसी को दिक्कत है जो इस तरह की धमकी दे रहा है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां डीएम ने कलेक्ट्रेट में तैनात 3 बाबुओं को उनकी खराब टाइपिंग स्पीड के चलते पद से हटाकर चपरासी बना दिया। इनके पद में गिरावट तो आई ही, भविष्य में वेतनमान और करियर पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों की नियुक्ति मृतक आश्रित कोटे से 2023 में हुई थी। नियमों के मुताबिक इन्हें 1 साल में टाइपिंग टेस्ट पास करना था। 2 मौका पहले मिल चुका था, तीसरे मौके को भी ये भुना नहीं पाए। 1 मिनट में 25 शब्द भी नहीं लिख पाए, जिसके बाद डीएम ने इनका डिमोशन कर दिया। क्लर्क से तीनों चपरासी बना दिए गए। टेस्ट हुआ था, 2 बार टेस्ट कराए गए थे। उन्होंने अपेक्षित जो गति होती है वो प्राप्त नहीं कर पाए, सफल नहीं हो पाए। कानपुर के डीएम का कहना है कि कलेक्ट्रेट जैसे अहम कार्यालयों में फाइलों की नोटिंग और दस्तावेज तैयार करने के लिए टाइपिंग एक बुनियादी कौशल है। यदि कर्मचारी इस न्यूनतम मानक को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो वे अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें इस पद पर रहने का अधिकार नहीं है। डीएम के इस फैसले के बाद कानपुर कलेक्ट्रेट समेत दूसरे सरकारी विभागों में हलचल तेज हो गई है। प्रशासनिक हलकों में इसे जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे। हरियाणा के जिंद में पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले बदमाशों के खिलाफ एक ऐसा एक्शन लिया कि बदमाश सरेआम रेंगते नजर आए। ये बदमाश लॉरेंस गैंग के नाम पर धमकी देते थे और इन्हें हरियाणा पुलिस ने भरे बाजार में इनकी परेड करवाई। और भरे बाजार सिर झुकाकर रेंगते हुए बदमाशों का जुलूस बताने के लिए काफी है कि खाकी के खौफ से कैसे इन अपराधियों की हेकड़ी निकल गई है। 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले बदमाश हथकड़ी में जकड़े हुए सड़क पर पैदल घुमाए गए। लोगों ने पुलिस के समर्थन में नारे लगाए। दरअसल इन बदमाशों ने एक व्यापारी को खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर जान से मारने की धमकी दी थी और 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई। लेकिन सैनी फोर्स एक्शन में आई और दिल्ली सोनीपत से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत से रिमांड लेकर सीधे जुलाना बाजार में इनका जुलूस निकाला। अब जिस इलाके में इन बदमाशों ने डर फैलाया था वहीं सिर झुकाकर अब चलते नजर आ रहे हैं। हरियाणा में सैनी फोर्स का 0 टॉलरेंस का संदेश साफ है कि अब जींद में अपराध नहीं, कानून का राज चलेगा। बाद कॉलोनी से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां वीडियो गेम खेलने को लेकर शुरू हुआ विवाद खून खराबे में तब्दील हो गया। एक नाबालिग ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया और इसमें उसकी मौत हो गई।
दरअसल वीडियो गेम में जीत हार को लेकर दो नाबालिगों के बीच विवाद हुआ। पहले कहासुनी हुई और फिर अचानक 14 साल के नाबालिग ने 16 साल के फैजान पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में फैजान गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया। इसी बीच साइकोलॉजिस्ट निशा खन्ना ने बताया कि बच्चों की गेमिंग की लत क्या कुछ करती है। बच्चों में गेमिंग की लत छुड़वाने के लिए भी निशा खन्ना ने कई बातें बताई है। यानी एक गेम से जिंदगी खत्म हो सकती है। अप्रैल का महीना है, लेकिन मौसम ने ऐसा यू टर्न लिया है कि लोग हैरान हैं। कहीं बर्फबारी, कहीं ओले पड़ रहे हैं तो कहीं तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है। अचानक बदलते मौसम ने ठंडक को भी बढ़ा दिया है। उत्तर भारत में मौसम ने अचानक रुख बदल लिया है। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछ चुकी है और यूपी में तो बारिश के साथ साथ ओले बरस रहे हैं। मार्च में जहां गर्मी दस्तक दे रही थी, वहीं अप्रैल में ठंड और बारिश लौट आई है। हिमाचल के शिकारी देवी मंदिर में करीब 3 फीट बर्फबारी हुई, जिसके चलते मंदिर तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया। वहीं टिहरी में सुरकंडा देवी मंदिर के चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर के बीच चमकता मंदिर दिख रहा है, तो केदारनाथ में भी 5 फीट तक जमी बर्फ ने ठंड बढ़ा दी है। मैदानी इलाकों में भी तेज बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि हुई है। सहारनपुर में खेतों में गिरे ओले पकी हुई फसल को बर्बाद कर रहे हैं और मेरठ में आसमान से बरसते ओले घर के अंदर तक कब्जा किए हुए हैं। अप्रैल में ये बदलता हुआ मौसम हैरानी नहीं बल्कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने का नतीजा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी है। बिहार के नवादा में ककोलत जलप्रपात, जिसे बिहार का कश्मीर कहा जाता है, वहां अचानक आई बाढ़ ने अफरा तफरी पैदा कर दी। भारी बारिश के बाद जलस्तर तेजी से बढ़ा और कई पर्यटक यहां फंस गए। ककोलत में बाढ़ आ गया बहुत कस के वहां पर। वीडियो में साफ दिख रहा है कैसे लोग रेलिंग छोड़ ऊंची जगहों की तरफ भाग रहे हैं। कोई चिल्लाकर दूसरों को चेतावनी दे रहा है तो कोई अपनी जान बचाने में जुटा है। यहाँ मौजूद पर्यटक घबराकर इधर उधर भाग रहे हैं। शांत और ठंडे पानी के लिए मशहूर ककोलत जलप्रपात अचानक रौद्र रूप में बदल गया। देखते ही देखते बाढ़ जैसे हालात बन गए। गनीमत रहे हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बता दें कि झारखंड के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद पानी का स्तर तेजी से बढ़ा है। ककोलत जलप्रपात में आई बाढ़ के बाद प्रशासन ने तुरंत पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी ताकि कोई घटना न हो। यानी प्रकृति का बदला मिजाज एक पल में सुकून को खतरे में बदल सकता है। हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश अपने पीछे आफत भी लेकर आई। कुल्लू समेत कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया। गनीमत बस ये रही कि कई जगह बड़े हादसे होने से टल गए। लैंडस्लाइड की चपेट में आई इस कार का हाल देखिए। हिमाचल के कुल्लू में पहाड़ों से पत्थर गिरने से एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। कार के शीशे चकनाचूर हो गए हैं। इस हादसे की वजह बेमौसम बरसात है। वहीं हादसे की ये दूसरी भयानक तस्वीर देखिए। कुक्ति से चंबा जा रही एक सरकारी बस गहरे नाले में गिरने से बाल बाल बची। यहाँ भारी बारिश के चलते एक चट्टान टूटकर बस से टकरा गई, जिससे बस हादसे का शिकार हो गई। सोचिए अगर वहाँ क्रैश बैरियर नहीं होता तो हादसा कितना बड़ा हो सकता था। वहीं कुल्लू के बंदरोल में एक मकान लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। लैंडस्लाइड के कारण आसपास के कई घरों में खतरा बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बेवक्त हो रही बारिश लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। अब लैंडस्लाइड की घटनाओं से लोगों में खौफ है।